नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 5 दिन पहले फरार हुए कुख्यात बदमाश अमित उर्फ भूरा को अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने इसके लिए कई टीमें बनाई हैं, लेकिन अब तक हाथ खाली हैं। वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि भूरा जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करता था और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। इसके बाद सीएम हरीश रावत ने जेल के आईजी को हटा दिया है। सोमवार को पेशी पर ले जाते वक्त फरार हुए कुख्यात बदमाश अमित उर्फ भूरा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। भूरा को उत्तराखंड पुलिस पेशी के लिए देहरादून से बागपत ला रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने हमला किया और अमित उर्फ भूरा को लेकर फरार हो गए। उत्तराखंड और यूपी पुलिस की कई टीमें भूरा को खोजने में जुटी हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। रुड़की जेल गैंगवॉर के आरोपी भूरा की गिनती कुख्यात बदमाशों में की जाती है और इसे सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। भूरा के फरार होने के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ही सवालों में घिरती नजर आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि भूरा जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। जैसे ही भूरा जेल के अंदर पहुंचता था, उसे मोबाइल फोन मुहैया करा दिया जाता था, जिसके जरिए वो अपना नेटवर्क चलाता था। पुलिस को भूरा के बैरक से मोबाइल फोन की बैटरी और एक नक्शा भी मिला है। मामले में संज्ञान लेते हुए अब मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जेल के आईजी विनोद शर्मा को हटा दिया है। वहीं एडीजी राम सिंह मीणा ने इस पूरे मामले में जेल कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जाहिर की है। मुझे लगता है कि अब जेल को एक फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है और मैंने उस आवश्यकता को महसूस किया है और आप 1-2 दिन में बड़े लेवल पर परिवर्तन देखें। जो ये भागने का और इस तरह से ये घटना करने का जो ताना बाना है, वो कहाँ बुना गया? क्या कहीं जेल से कोई सुराग मिले उसको या कहीं से वहां से प्लानिंग की गई? तो इस सब की बात की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक तरफ जहां 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अब तक भूरा को नहीं खोज पाई है, वहीं मामले में जेल की पोल खुलती नजर आ रही है। सवाल है कि आखिर वो कौन शख्स है जो जेल के अंदर ही एक बदमाश को मोबाइल फोन मुहैया कराता था और कैसे वो जेल के अंदर इतनी आसानी से काम को अंजाम देता था। साफ है, एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। सोनू सिंह, देहरादून, जी मीडिया। वहीं विपक्ष ने फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। नेता विपक्ष से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह ने। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसको लेकर के आप सरकार को घेर रहे हैं। बावजूद इसके अपराधी जो है जेल से मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क संचालित कर रहे हैं, मोबाइल की बैटरी जेल के अंदर मिलती है और इसके साथ साथ नक्शे जैसी चीजें मिलती हैं और अधिकारी इस बात को जानते हैं। तो क्या मानता है विपक्ष? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई है। बाहरी प्रदेशों के अपराधियों ने उत्तराखंड को अपने ऐशगाह के रूप में एक अच्छी शरण स्थली बना लिया है। भूरा जैसे अपराधी जिनके बारे में आया है, वह हमारी सरकार कैसी सरकार है? ट्रेन में ले जाती है बाहर उत्तर प्रदेश में और वहां से बैठाल के ले जाती है 3 व्हीलर पे और राइफल देती है 2-2। कौन सी राइफल? AK-47 राइफलें बंद हो गई, कुंद हो गई, चलती थी या नहीं चलती थी, और लूट गई राइफलें, लुटा दी राइफलें। सरकार की इज्जत तो लुट गई, क्या मिट्टी में मिल गई? हम जो बार बार कह रहे थे कि यहां पर बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पहली बार इस सरकार में बम विस्फोट हुआ आपके रुड़की में, वो आज तक नहीं खुला। पहली बार इस तरह की घटना यहां पर हुई है। हमारे यहां की हथियार लेके चले गए, जो मर्डर हुए हैं, जो हत्याएं हुई हैं नवंबर के महीने में, बहुत दूर की बात नहीं। तो उसकी सारी एक लिस्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं, तो इस लिस्ट से पता लग जाएगा कि यहां की स्थिति क्या है। सरकार ने जानबूझ के अपराधियों को यहां पर पनाह दी हुई है, इन बातों से साफ जाहिर हो गया है। ब्यूरोक्रेसी हावी होने का मामला हो, हर चीज को हमने एक एक करके उठाया है और इसको उठाते रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू सिंह, हमारे संवाददाता। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड पुलिस बार बार सवालों के घेरे में खड़ी रहती है और कहीं ना कहीं इतना हाई प्रोफाइल अगर बड़े बदमाश की बात करें वो कस्टडी से ही भाग जाता है। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और इतनी टीमें भी बनाई गई हैं, कुछ सुराग हाथ लगा? जी देखिए, कहने को तो आशुतोष ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की पुलिस ही नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस ने 30 पुलिस की टीमें बना रखी हैं और यहां तक कि मोटरसाइकिल पर सिविल वर्दी में जो है सिविलियन वेशभूषा में पुलिसकर्मी तलाश में जुटे हुए हैं। हाथ पैर मार रही है पुलिस, कोशिशें कर रही है, लेकिन 5 दिन बीत गए हैं और पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस है, जो बार बार दावा करती है कि वो बड़े बदमाशों को तत्काल पकड़ लेगी और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। सलाखों में रह करके, पुलिस की निगरानी में रह करके, जेल प्रशासन की मिलीभगत के चलते कुख्यात बदमाश जो है मोबाइल नेटवर्क संचालित करते हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की पुलिस गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात जो अपराधी हैं उनको किस तरीके से सहयोग करती है, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो पुलिस के साफ तौर पर यह दिखता है कि बिना पुलिस के मदद के या बिना किसी की मदद के ऐसे जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई इस तरह से अपराधी पुलिस के चंगुल से भाग नहीं सकता। सबसे बड़ी यही जो है वो समस्या है और एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि जब कानून के पालन करता ही कानून के दुश्मनों को संरक्षण देंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लगातार बार बार विपक्ष सवाल खड़े करता आया है और सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरता आया है विपक्ष। बावजूद इसके सरकार के मुखिया पहले ही कदम उठा लें और इस बात का दावा कर दें कि कुछ अधिकारियों के उन्होंने तबादले कर दिए हैं, जैसे ही पूरा का पूरा मामला उनके संज्ञान में आया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिरकार पुलिस के कौन ऐसे हैं, कौन जेल प्रशासन ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद होने के बावजूद इस तरह के जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देते हैं और कहीं ना कहीं उनका साथ देते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन पर कार्रवाई हो, खासतौर पर शक। जेल प्रशासन को लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ फाइंड आउट हो पाया है कि आखिर कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो कि इसकी मदद किया करते थे? क्योंकि जेल के अंदर सिम मौजूद होना, मोबाइल फोन जाना, वहां से नेटवर्क चलाना, ये कोई आम बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि वहां पर मदद मुहैया कराई जाती थी। चले, यहां पर लग रहा है तकनीकी समस्या की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल शुक्रिया। कुल मिलाकर कहें तो बिना मदद के, बिना किसी सहायता के इतने बड़े लेवल पर यह हो ही नहीं सकता कि जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंच जाए। ऐसे कैसे पहुंच सकता है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। अब जरूरत है फाइंड आउट करने की और उनको सजा देने की। उत्तराखंड में हफ्ते की शुरुआत में हुई बर्फबारी ने लोगों को अब भी बेहाल कर रखा है और एक तरफ ठंड की मार पड़ रही है तो वही राहत काम में देरी परेशानी पैदा कर रही है। पिथौरागढ़ जिले के लोग बिजली और पानी नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। और इतना ही नहीं, सीएम के विधानसभा क्षेत्र धारचूला की बात करें तो धारचूला में भी 3 दिन से ब्लैकआउट है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब लोगों को बिजली और पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिले में गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाए, साथ ही बिजली विभाग और जल संस्थान के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विद्युत विभाग के एक्शन और संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसके प्रति लापरवाह बने रहे, इसलिए आज हमने जिला अधिकारी के सम्मुख इस बात को रखा और तत्काल इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो जो है आगे के लिए जो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रविवार को हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद से पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों की बिजली गुल है, जबकि कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत का विधानसभा क्षेत्र धारचूला अंधेरे में डूबा हुआ है। हालात को देखते हुए जहां डीएम ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है, वहीं बिजली विभाग धीरे धीरे सप्लाई सामान्य होने की बात कह रहा है। 2 दिन जो बारिश और भारी हिमपात हुआ तो हमारे 14 बिजली घर बंद हो गए थे, तो हमारा सारा फोकस उसी तरफ था। फिर भी हमने 2 दिन में अपने 12-13 बिजली घर हमारे दोबारा सुचारू हो गए और व्यवस्था में सुधार होगा। आज जनता आई थी और उन्होंने इसको काफी चीजें फीडबैक दी है, निश्चित रूप से सुधार होगा। चाहे स्टाफ का है, स्टाफ के व्यवहार की शिकायत की या लो वोल्टेज की बात की है, सब में सुधार है। मौसम की पहली बर्फबारी ने कई विभागों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की आधी से ज्यादा आबादी बिजली और पानी के लिए परेशान है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज के इलाकों का क्या हाल होगा। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी बर्फबारी के बाद जनजीवन अब तक पटरी पर नहीं लौट पाई है और सैकड़ों पेड़ों के गिरने और बर्फ की मोटी परत के कारण कई सड़कें अब भी बंद हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। बर्फबारी का असर बिजली, पानी की सप्लाई पर भी काफी पड़ा है और कई गांव 5 दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि बिजली विभाग ने जल्द सप्लाई बहाल करने की बात कही है। वहीं अव्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, यातायात और जो पानी की किल्लत हुई, आम जनता का जीना दूभर हो गया है। और आज देखेंगे अधिकांश सड़कें अभी भी बंद है। प्रशासन दावा करता है कि हमने खोल दिया, लेकिन अभी तक खोले नहीं। और शहर का यह हाल है कि 20% शहर में कल रात विद्युत आपूर्ति हुई, 80% बाधित है क्षेत्र के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अगर एक सप्ताह के अंदर ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोमल मेहता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लोगों को मदद मुहैया करवाई जा रही है? काफी लेट लतीफी भी हो रही है, लोगों का आरोप है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मौसम का पहला हिमपात हुआ है पहाड़ों पे, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, एक तरीके से जो विभाग के जो दावे होते हैं आम जनता को जल्द से जल्द सहूलियत मिलेगी, उसके कहीं न कहीं कलई खुल रही है। आम जनता परेशान है क्योंकि जिस तरीके से स्नोफॉल हुआ था और लगभग 30-40 साल पहले इस तरीके की इतनी हेवी रूप से हुआ होगा, उसके बाद जो जनजीवन आदमी का बिगड़ता है। पहले तौर पे अगर बात करें तो यातायात की जो सड़कें हैं वो बाधित हो जाती है और इसके बाद बिजली एक तरीके से पूरे ठप हो गया। पिथौरागढ़ जनपद की हम बात करें, मुख्यमंत्री का जनपद एक तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ से विधायक होते हैं धारचूला विधानसभा से। धारचूला विधानसभा में अभी तक लाइट रिस्टोर नहीं हो पाई है। उसके जो दुर्गम गांव के इलाके हैं वहां की हालतें बयां हो रही है। शुक्रिया कोमल मेहता इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी ठंड कहर बरपा रही है और जिसका असर आम जनजीवन पर खासा पड़ा है। सबसे ज्यादा परेशानी बेसहारा और फुटपाथ पर रात बिताने वाले लोगों के लिए है। हरिद्वार नगर निगम की तरफ से अब तक अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी अब तक ठंड से निपटने की कोई उपाय नहीं किए हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से बेसहारा लोगों को कंबल मुहैया कराए जा रहे हैं। शासन प्रशासन मतलब बिल्कुल कोई लकड़ी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो अपने पैसे ला रहा है वो अपना ही लेके आ रहा है। गरीब आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है लकड़ी की। वो बेचारे गरीब में मतलब इतनी ठंड में वो लोग मर जाएंगे इतनी ठंड में, जब ठंड हो रही है। हरिद्वार में 2016 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और ऐसे में मेले का आयोजन सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और इसी के मद्देनजर राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। आपको बताया कि कार्यशाला में मेले के दौरान भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यशाला में मेले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाए जाने पर चर्चा की गई। भीड़ प्रबंधन कैसे करा दिया जाए, इसी संबंध में जो है हमारे विशेषज्ञ द्वारा बहुत अच्छा इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। और दूसरा, इसमें एक राज्य नहीं है, कई ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की मेला है। और हमारे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जो नई चीज है, 4 धाम में हमने किया है, उसी टाइप में यहाँ भी हम लागू करने वाले हैं। और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने समाधान योजना के तहत दर्ज शिकायतों की सुनवाई की उन्होंने और डीएम के कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया उन्होंने, जबकि कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए गए, जिनमें बाढ़ पीड़ितों और डूब क्षेत्र के लोगों को मुआवजा न मिलने और वन वाटिका की मरम्मत जैसे मामले शामिल रहे। बैठक आज हुआ है तो करीब 6 शिकायत यहाँ लंबित हैं। उसमें 2 शिकायत आज मुख्यमंत्री जी भी डिस्कस करेंगे। बाकी 4 शिकायतों के लिए विभिन्न आदेश हमने संबंधित विभागों को दिया है। और अगली खबर रुड़की से, जहां रुड़की से कांग्रेस विधायक प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि आतिफ के साथ गुरुवार रात हुई मारपीट के मामले में मंगलौर के विधायक करीम अंसारी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बताया कि करीम अंसारी के एक रिश्तेदार और 7 बाकी लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मंगलौर के विधायक के बेटे और रिश्तेदार के खिलाफ बलवा करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों की दोनों गाड़ियां सीज कर दी गई है। और घटना की जांच कर लें, उसके बाद देखते हैं कौन कितना दोषी है और किसका कितना। गाड़ी पे विधायक बिल्कुल जरूर लिखा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी घटनाक्रम क्या है इसकी जांच की जाए।
उधम सिंह नगर में बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के मकसद से जल्द ही जिले में सिटी पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की जा सकती है। पेट्रोलिंग यूनिट के गठन के लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। एसएसपी के मुताबिक प्रस्ताव के तहत 11 सब इंस्पेक्टर्स और 7 सिपाहियों की एक सूची बनाकर भेजी गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है और ऐसे में यह कदम बेहद जरूरी माना जा रहा है। श्यामपुर क्षेत्र के लोगों ने ऋषिकेश तहसील पर जमकर प्रदर्शन किया और डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्र में महज एक ही सरकारी डिग्री कॉलेज है, जिसकी वजह से छात्रों को दूसरे शहर का रुख करना पड़ता है।